नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात करेंगे कांग्रेस की आने वाली सूची की, जिसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची 2 मार्च को जारी की थी। उसमें हरियाणा के 6 उम्मीदवारों के नाम थे। यानी उस बात को 1.25 महीना हो गया है। 1.25 महीने से वो लोग प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की दूसरी सूची होली से ठीक पहले आ गई थी, यानी वो भी ठीक ठाक समय से अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि अभी समय है, समय से आ जाएगी। कहा गया कि अप्रैल के अंत में आ सकती है सूची। फिर कहा गया कि नवरात्रों में आ सकती है। नवरात्रों का भी समापन हो रहा है। इस बीच बैसाखी भी निकल गई। लेकिन कांग्रेस में कब ये बसंत खिलेगा, इसका इंतजार है। आखिर कहां पेच फंसा हुआ है और कब सूची सामने आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में आ गई। नेता रैलियों और जनसभाओं के जरिए चुनावी हुंकार भरने लगे हैं। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया और सभी नेता लोगों के बीच जाकर चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में आ गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। होली पर उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली कांग्रेस ने ताल ठोककर नवरात्रों में लिस्ट जारी करने का वायदा किया, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नेता सिर्फ 1 या 2 दिन की बात कहकर टाल मटोल कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार मंथन होने के बाद लिस्ट को अब तक फाइनल टच नहीं मिला। टिकटों को लेकर कब तक माना जाए कि सर टिकट जो आते हुए नजर आएंगे? उम्मीद कर रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा। सर जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी जो मैदान में प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, 5 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस का इंतजार कहीं ना कहीं लंबा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास तो आदमी नहीं है, किसी को भी कहीं खड़ा कर दिया। हमारे आप देखोगे सीधा यहाँ जननायक जनता पार्टी का, मैंने पहले कहा तो जमा जीरो पार्टी है। उनका कहीं पे अस्तित्व नहीं है सारे प्रदेश में। सीधा कांग्रेस और बीजेपी का सीधे मुकाबले हैं, बाकी तो और कहीं कोई है नहीं। कांग्रेस की वेटिंग लिस्ट पर अब तो बीजेपी के नेता रैलियों में चुटकी लेने लगे हैं और लिस्ट न आने से कांग्रेस को हताश की नजरों से देखने लगे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही हार मान ली। अब कांग्रेस कार्यकर्ता देरी के चलते पाला भी बदलने लगे हैं। कल जेजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के चेहरे भी खोल दिए, लेकिन कांग्रेस का इंतजार अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, विनय यादव आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत विद्रोही जी से करूंगा। विद्रोही जी, मैं अच्छा गाना नहीं गा पाता, वरना आपसे गाकर पूछता कि इंतहा हो गई इंतजार की, लेकिन मैं अच्छा गाता नहीं हूं। ये बताएं, ये हुआ क्या? मुझे याद है आपने 20-21 मार्च के आसपास कहा था कि 10 दिन में सूची आ रही है। होली निकल गई, बैसाखी निकल गई, नवरात्रे निकल गए। आपके यहाँ तो वही है जो चलता है। वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई विनय जी को, प्रोफेसर विधु रावल जी को और आपके दर्शकों का नमस्कार। आपकी बात सही है, पर कोई भी प्रवक्ता उतनी ही बात कह सकता है जितनी पार्टी उसको सूचना देती है। मैंने आपसे गलत नहीं कहा था कि वे 10 दिन में आएगी। 31 तारीख को दिल्ली में रैली हुई इंडिया गठबंधन की। उसके बाद हमें अपेक्षा थी कि भाई 3-4 तारीख को बैठेगी सीसी की बैठक हुई 7 तारीख को। 7 तारीख की सीसी बैठक में इंक्लूसिव रहा और 13 की फिर दोबारा बैठक हुई। उसमें हरियाणा का मैटर की चर्चा हुई और उसमें कहा कि भाई सर्वसम्मति बनाकर नाम भेजो, कुछ सामाजिक समीकरण बिगड़ रहे हैं। तो उन सब को लेकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब हरियाणा से भी, स्क्रीनिंग कमेटी से भी, उस कमेटी से भी जो भी कुछ फैसला होना था वो हो चुका। अब क्योंकि वो आजकल में सूची आनी थी, पर आपकी जानकारी मेरे से ज्यादा होनी चाहिए। अभी 15 मिनट पहले ही कोलार के अंदर खड़गे साहब का भाषण खत्म हुआ है। वहां से वो दिल्ली आएंगे, तब वो रात को किस समय आते हैं, आज रात को वो चर्चा करेंगे, कल करेंगे, और चर्चा करते ही सूची आ जाएगी। और बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव अभियान तो 29 अप्रैल से शुरू होगा। और आपने एक फैक्चुअल गलती कर दी, आप करते नहीं है। आप एक तो भूल गए, आपने कह दिया 2 मार्च को। 12 मार्च तक तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे। ठीक, हाँ, एक महीना हो जाता है सभी से। मैं तो आपको शुद्ध किया केवल 12 मार्च को से इन्होंने, या 13 मार्च को इन्होंने अपनी सूची जारी कर दी थी 6 उम्मीदवारों की। कौन सा लंबा चौड़ा पहाड़ टूट गया?
कोई ऐसा लंबा चौड़ा चुनाव अभियान हरियाणा में चला हो या ये बहुत आगे निकल गए हों, दूसरे दल बहुत पीछे हो गए हों, ऐसा कुछ नहीं है। विधिवत रूप से अभी तो चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ नहीं है, सभी अपनी रैलियां कर रहे हैं। भाई ये लोग अपने कैंडिडेट के साथ नाम बता देते हैं कि हमारा ये कैंडिडेट है, हमारी रैलियां चल रही, हम ये कह देते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट दो, इंडिया गठबंधन को वोट दो, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के लिए वोट दो, ये कहते हैं। ये तो उम्मीदवारों का नाम ही नहीं लेते, ये केवल एक भाषा एक शब्द बोलते हैं कि मोदी जी के लिए वोट दो। मैं माफी चाह रहा हूं मैं विद्रोही जी, पहली सूची 2 मार्च को ही आई थी जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम थे, और जो दूसरी सूची थी वो बाद में आई थी जिसमें मनोहर लाल जी का नाम था। पहली सूची 2 मार्च को आई थी। मनोहर लाल जी का पहली सूची मैं कह रहा हूं नहीं था पहली सूची में भाई, पहली सूची आई थी उसमें सर मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। अच्छा पहली सूची है, बीजेपी की पहली सूची आ गई थी, हरियाणा के नाम बाद में आए थे। ठीक है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हरियाणा के नाम बाद में आए थे। ठीक है, ये रहा स्क्रीनशॉट। हाँ बीजेपी मनोहर लाल जी 6 आदमियों के साथ नाम है। ठीक है, बीजेपी की दूसरी सूची बाद में आई थी। नहीं ठीक है, मैं प्राय अच्छा मुझे इस बात पर लाए, आप कह रहे पहाड़ नहीं टूटा कोई, वाकई? जी हाँ, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि ये मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम से कोई वोट मांग ही नहीं रहा। हाँ। ये तो सब कहते हैं मोदी जी को वोट दो, ना पार्टी के नाम से मांग रहे। हम अपनी पार्टी इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से वोट मांग रहे हैं। वोट ये भी मांग रहे हैं, वोट हम भी मांग रहे हैं। फर्क क्या पड़ गया उम्मीदवार? फर्क क्या पड़ गया विद्रोही जी? जी आपके यहाँ पे ये प्रिविलेज हो गई कि एक व्यक्ति रोहतक में वोट मांग रहा है, बाकी 8 मांग पा रहे हैं क्या? नहीं बिना घोषित हुए? नहीं, बिना घोषित हुए। देखिए ऐसा है सर, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, पार्टी ने कम से कम 4-5 उम्मीदवारों को, जैसी कांग्रेस की परंपरा है ना, वो चुपचाप बता देते हैं कि तेरी टिकट पक्की होगी। तो एक ही मांग रहा है ना? नहीं, और भी मांग रहे हैं, अपने ढंग से चल रहे हैं, वो कह देते हैं। ठीक है। वो वीरेंद्र सिंह ने कल जो दावा किया था, आपको पता होगा, मैं मेरे तो और कहीं चैनल में था, प्रोफेसर विधु रावल जी मेरे साथ थे, तो ये दावे ऐसे ही नहीं होते। ठीक है, पर ये विधिवत रूप से हो सकता है, कल आ जाए, ठीक है, मैं आपके पास लौटूं, आ जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आ जाएगी। और मैं बस अंतिम बात कहता हूं कि भाई प्रवक्ता की कोई गलती नहीं होती है, उसको बेचारे को जो बताया जाता है वो बता देता है। प्रवक्ता की कोई गलती नहीं है, प्रवक्ता की कॉन्फिडेंस की गलती है। प्रोफेसर विधु रावल भाई मुझे ये बताएं, ठीक है ये तो उनका इंटरनल मैटर हो गया, लेकिन वो कह रहे कोई पहाड़ नहीं टूटा, अभी तो प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई, 29 अप्रैल से होनी है, और आप लोग कौन सा आप कैंडिडेट, आपका तो चेहरा एक ही है, उस पर वोट मांग रहे हैं आप? वरुण जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज अजब सा संयोग है कि हम 5 वीर, वरुण जी, विजेंद्र जी, विनय जी, विधु रावल और वेद प्रकाश जी, 5 वीर जो है यहाँ पर इकट्ठे बैठकर डिबेट कर रहे हैं। देखिए, और लेकिन एक चीज जो है वो संयोगवश नहीं है, वो लगातार आदत बन चुकी है। आप पहले इनसे संगठन की लिस्ट मांगा करते थे, वो नहीं आई। इनको कितनी बार एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। मैं बहुत फील करता हूँ इस बात को कि कितना मुश्किल काम करना होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को कितना मुश्किल काम करना होता है। तो रोज आकर एक डेट देना, और आप कह रहे थे कि मैं अच्छा गा नहीं सकता, लेकिन एक फिल्म का एक डायलॉग है, वो कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख आई जब साथ, लेकिन उम्मीदवारों की कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई। और वो लिस्ट क्यों नहीं आई उसका मैं एक आपको कारण दूंगा, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए 3-4 जो है रीजन दूंगा। प्लीज इस बात को डिस्क्लेमर ले लीजिए कि मुझे कोई खास रुचि नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार कब आए कब ना आए, ना ही जनता को रुचि है। लेकिन क्योंकि डिबेट का विषय यह है, इसलिए मैं ये विषय बात रख रहा हूँ। ना ही हमारा कोई इसमें कोई हमारा प्रेरोगेटिव है, ये कांग्रेस का है, लेकिन फिर भी डिबेट के लिए उस पर्पज में बता रहा हूँ। कांग्रेस, और वो ये सीधा सीधा मेरा क्लेम है जिसको मैं सब्सटेंशिएट कर दूंगा अपनी पूरी बात में, कि कांग्रेस समेत सभी विपक्ष बुरी तरह से डरे पड़े हैं, बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो तैयार हो जाए चुनाव लड़ने। ये मेरा सीधा सीधा क्लेम है। इसको साबित करने के लिए मैं 5-6 आपको कारण दे देता हूं। नंबर पहला कारण जो है, अगर हम अच्छी स्थिति में होते हैं, जैसे आपकी डिबेट्स में और आज भी डिबेट में सभी विपक्षी साथी और सभी लोग जो है बताएंगे, अगर ऐसे होते तो सबसे ज्यादा आतुर होते चुनाव लड़ने के। कांग्रेस के अंदर तो यहां तक की परिपाटी रही है कि लोग जो है खुद को घोषित कर देते थे और बोलते थे अगर आइद आला कमान ने हमें टिकट नहीं दिया ना तो हम आजाद लड़ लेंगे चुनाव।
आज ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही, आज इसके उलट स्थिति दिख रही है। आज स्थिति क्या दिख रही है? मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, वो लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा इसलिए नहीं लड़ूंगा, पिछली बार लड़ा था तो बापू और बेटा दोनों हार गए थे इसलिए एक लड़े गए इस बार, पिछली बार जो है किसी को राज्यसभा की टिकट है इसलिए नहीं लड़ेंगे, वो वरिष्ठ नेता है वो लड़ लें। अब हम और आप अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार की धड़ेबंदी है, जिसको वेद प्रकाश जी अनेक अनेक डिबेट्स में जो है डिफेंड करते रहे, बड़ा मुश्किल काम रहा है वो भी। तो हम ये जानते हैं कि हुड्डा साहब शैलजा जी के लिए कितने हितैषी हम अच्छे से जानते हैं। जब हुड्डा साहब शैलजा जी को ये कहने लग जाए कि तू लड़ ले चुनाव, और शैलजा जी परत कर हुड्डा साहब को कहने लग जाए तू लड़ ले चुनाव, तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि असल में डिबेट पर कुछ भी बोल रहे ये लोग, असल में जमीन पर स्थिति क्या है। दूसरा एक कारण देता हूं, देखिए अगर ये कह रहे हैं कि हम अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन बहुत जगह तो इन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, बहुत जगह तो जो सातवें चरण है उसके भी उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। तो ऐसा कारण क्या है कि यानी क्या गाजियाबाद का चुनाव जो है वो हमारे पास नहीं है क्या पंजाब के और हिमाचल प्रदेश का चुनाव हमारे पास नहीं है क्या? लेकिन जब वहां पर ये स्थितियां बन रही हैं आपकी, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? तीसरी बात, बार बार चर्चा होना और हर बार वेद प्रकाश जी को बताना। आपने डेट जो है 2 तारीख बिल्कुल ठीक दी थी, बल्कि 2 तारीख से पहले वेद प्रकाश जी और इनके साथी प्रवक्ता ये दावा तक करते थे कि सबसे पहली लिस्ट जो आएगी वो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। आज सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं या और विपक्षों की मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब लोग कहा करते थे कि सबसे पहली लिस्ट हमारी आएगी, हमारे तो तैयारी है पूरी की पूरी। भाजपा वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो 2 से पहले का मामला। फिर उसके बाद आते आते इन्होंने क्वेश्चन किया कि 2 वाली जो हमारी बैठक थी भाजपा की, उसमें हरियाणा की चर्चा ही नहीं हुई थी असल में। तो उसमें इन्होंने कहा भाजपा की सूची नहीं आई, देखो हरियाणा की एक भी उम्मीदवार। वरुण जी थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को एक कारण और बताना है इसके बाद। तो 2 से लेकर फिर उसके बाद 8 तारीख की इन्होंने कहा कि 8 तारीख तक आ जाए, 6 तारीख भी कहा था बीच में, फिर 8 आया, फिर मेरे साथ बैठकर एक डिबेट में इन्होंने कहा था कि 12 तारीख तक आ जाए, फिर 18 तारीख आई, फिर इन्होंने कहा कि होली से पहले आ जाएगी, फिर कहा होली जो 23-24 तारीख की उसके बाद आएगी, फिर कहा कि इंडी गठबंधन की जो है 28 तारीख तक आ जाएगी, फिर कहा कि इंडी गठबंधन की जो है 31 तारीख को रैली तब आ जाएगी, फिर कहा 6 अप्रैल को आ जाएगी। मुझे अच्छे से याद है इसी डिबेट में 5 और 6 अप्रैल की बात कही थी, फिर कहा 10 और 11 को आ जाएगी। लेकिन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि असल में उम्मीदवार तैयार नहीं हो पा रहे हैं, बैक चैनल से उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से ना वरुण जी 2 थ्योरीज और बता देता हूँ। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जो अगर इंडियन नेशनल लोकदल के आप प्रवक्ता से पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा स्टार फेस कौन है, तो बोलेंगे अभय सिंह चौटाला जी। तो अभी अभय सिंह चौटाला घोषित हो चुके हैं। उनके परिवार की दूसरी जो उसी परिवार की दूसरी एक महिला वो जो है हो गई, यानी 2 जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने वो घोषित कर दिया है। अब और यानी और कमतर ही है ना, अगर इनकी थ्योरी ये लगा ले कि हम समय पर देंगे तो इनको समय पर क्यों? ये कोई कारण ही नहीं हो सकता कि आप युद्ध का बिगुल बच चुका है। आमतौर पर तो लोकसभा के उम्मीदवार ये कहते हैं कि अरे समय नहीं मिला, 700, 750, 800 कई जगह तो 800-900 गाँव है एक लोकसभा में, हमें कवर करने का समय नहीं मिला। तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि कोई कहे 29 को कभी प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद करेंगे। एक और राहुल साहब ने बहुत लंबा हो गया, अगले राउंड में एक और छोटा सा कारण, मैं बहुत सारे कारण तो दिए ना आपको, अलग अलग बातें कर रहा हूं। फिर इनके कुछ लोग जो संभावित जिनकी कई मीडिया में बात चल पड़ती है, उनको या तो मीडिया के सामने आकर खंडन करना पड़ता है, मसलन वीरेंद्र सिंह कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मेरी जगह बेटा लड़ेगा चुनाव, या फिर संजय दत्त जैसे लोग जिनके नाम आ जाते हैं उन्हें ट्वीट करके लिखना पड़ता है भाई मुझे ना फंसा देना, अरे मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कोई राजनीति से लेना देना नहीं, कुछ पार्टी से लेना देना नहीं, आपको बता दूंगा। यानी कहीं गलती से भी हमें ना फंसा देना, इसके लिए उन्हें सार्वजनिक घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। कहीं गलती से ये वेद प्रकाश जी कांटा ना फंसा दे उसमें और उनके कांटे ना निकाल दे। ठीक, विजेंद्र रेड्डी जी आपका अपना अनुभव है, ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया माना जाए इसे? जैसे कांग्रेस में नाम नहीं आ पाए और अभी तो विद्रोही जी कह रहे हैं अभी तो समय बहुत है, अभी तो हुआ ही क्या है, हालांकि यही विद्रोही जी हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तैयार है। देखिए सामान्य प्रक्रिया इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और दिल्ली की सरकार बनानी है, देश की सरकार बनानी है। इसके लिए जब चुनाव का जो एजेंडा है वो डिक्लेयर हो चुका है और आज प्रदेश में, मैं अपने प्रदेश की बात यदि करूं तो राष्ट्रीय सदर की जो सरकार बननी है उसमें 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी लगभग 1.5 महीने से अपने चुनाव मैदान में उतरी हुई है। उसके बाद यदि कोई चुनाव मैदान में उतरा है खुल करके तो वो इंडियन नेशनल लोकदल उतरा। भले ही हमारे 2 उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, बट हम चुनाव मैदान में सामने खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो दूसरी पार्टी अपने आप को कहती है कि हम राष्ट्रीय स्तर की, कहते नहीं है, ये तो सच्चाई है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, दिल्ली में शासन कर चुके हैं और वो आज तक भी चुनाव मैदान में उनका ना उतरना स्पष्ट दर्शाता है कि वो चुनाव से डरे हुए हैं या वो भारतीय जनता पार्टी को खुला ग्राउंड देना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े। जिस प्रकार से मैं आज तक इनका संगठन बना, संगठन में हर रोज डेट पर डेट मंत्री मीटिंगे और आज 10 साल तक ये अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं। इसी प्रकार से ये जो ना सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं, हर बार वायदा होता है, सूचियां जारी नहीं की जाती है। यही हाल नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में भी हुआ था और अंत में इनका फैसला आया था कि कांग्रेस पार्टी जो है बिना निशान के चुनाव लड़ेगी। कहीं ऐसा फैसला अब मत कर देना विद्रोही जी कि हम तो बिना तुम निशान के ही चुनाव लड़ेंगे। हालात प्रदेश में ऐसे आपके बारे में बनते जा रहे हैं कि कहीं अंत में ये ना कह दें कि जिसको लड़ना है लड़ो, हम तो सपोर्ट करेंगे भाई। कहीं ऐसे बात पर ना आ जाए। इन्होंने खुले तौर पर बीजेपी को खुला मैदान छोड़ने का काम किया है। हम कहीं ना कहीं इनके आगे खड़े हुए हैं और प्रदेश की जनता ने ये देख लिया है कि यदि किसान, गरीब और मजदूर की कोई आवाज उठा सकता है, अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसे मात्र नेता है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में बुद्धि से इनकी आवाज को उठाने का काम किया, न केवल आवाज उठाने का काम किया बल्कि उनके पक्ष में अपना इस्तीफा दे करके भी उनके साथ खड़े होने का काम किया। अब हरियाणा प्रदेश की 5 सेकंड और बस, अब हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी ठाना है कि क्यों नहीं केंद्र की जो सरकार है, संसद में जाकर के अभय सिंह चौटाला ही इतनी मजबूती से आवाज उठाने का काम कर सकते हैं और इस तरह के जो ये काले कानून आए थे इनको रोकने का काम यदि कोई कर सकता है, किसानों की कोई आवाज उठा सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उठा सकते हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बड़ा अच्छा परिणाम देने का काम। चलिए ठीक है विनय भाई, मैं थोड़ा देर से आया आपके पास, माफी चाहता हूं। आप सबसे पहले उम्मीदवार उतारने वाले, सबसे पहले अपने साथी को, अपने पार्टनर को भी सिखाइए ना कि जल्दी उतारने का फायदा क्या होता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि सबसे पहले उतारने का बहुत फायदा होता है तो इसका मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र में हम बढ़त बना चुके हैं। और सबसे लेट उतारने का नुकसान क्या होता है, ये बताइए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग सब ये सोचते हैं कि इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है तो फिर तो ये मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र में हम बढ़त बना चुके हैं। और देखिए, मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि जो लोकसभा का जो चुनाव है वो 75% जो है कहीं ना कहीं पार्टी और 25% जो है वो उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में 2004 से 14, तब गुजरात में भी 16 एमपी जो है कांग्रेस के हुआ करते थे, जो कि मोदी जी का गढ़ माना जाता है। तो एक तो मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। दूसरा, जो सत्ता में पार्टी है, आप देखिए जो हिंदी भाषी जो बेल्ट है पूरी, उसमें लगभग भाजपा ने क्लीन स्वीप किया 2019 में। तो इसका मतलब ज्यादातर जो सिटिंग एमपी हैं ज्यादातर भाजपा की हैं। तो जो सत्ताधारी पार्टी है और जो भाजपा आज की डेट में है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उनको या तो सिटिंग एमपी को ही उतारना है या जहां जहां टिकट काटनी है वहां पे किसी और को लेकर के आना है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस देर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि बहुत सोच समझकर और थोड़ा देर हो जाए लेकिन गलत उम्मीदवार ना उतारें, दुर्घटना से देर वाली। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी रणनीति का हिस्सा है। और अभी चुनाव में देखिए, जैसा मैंने कहा कि पार्टी तो चुनाव चल ही रहा है, राहुल गांधी जी ने पूरा अपना भारत ये न्याय यात्रा की, तो चुनाव के बाद तो पार्टी का चल ही रहा है। कैंडिडेट अभी 25 मई को चुनाव होना है, तो अभी मुझे समय है। आ रहा हूँ विजेंद्र जी, आता हूँ, रुके आ रहा हूँ जी। विनय भाई कंप्लीट करिए। हाँ, और जैसे आप देखिए, जैसे मैंने कहा कैंडिडेट तो भाजपा तो इस बात को सिद्ध करते हुए दिखती है। उनका तो हर कैंडिडेट जो है वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगता है। और तो और मैंने देखा, बड़ी ताज्जुब की बात है वरुण जी, आप भी तो केजरीवाल जी के नाम पर ही वोट मांगते हैं ना। हाँ जी, आप भी तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट मांगते हैं। देखिए फर्क है, हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को प्रोफेसर साहब
एक का एड्रेस ट्रेन उतर जाएगी पटरी से, प्लीज रुक जाइए। नहीं 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 नहीं, स्कूल का एड्रेस नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर साहब प्लीज। आपके भाटिया साहब, रावल साहब, प्रोफेसर साहब, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया जी ने चैलेंज चले, अच्छा रुक जाइए अब ये चर्चा कहीं और जा रही है, प्लीज। भारद्वाज जी को उन्होंने बुलाया। अच्छा रुक जाइए दोनों रुक जाइए। उनको दिखाने शुरू किए। विजिट कराएंगे। एक स्कूल का एड्रेस बता दो। एक भी नहीं बनाया आपने, एक भी नहीं बनाया। अब आप भी आइए, आपको भी दिखा देंगे दिल्ली में। ठीक है, एक स्कूल तो बना। अच्छा रुकिए प्रोफेसर साहब प्लीज, प्रोफेसर रावल आप भी रुकिए, विनय यादव रुकिए भाई, रुक जाइए। अच्छा अगला वेद प्रकाश विद्रोही जी की बारी है, रुक जाइए। नहीं भाई अच्छा रुकिए, विनय भाई आप रुक जाइए, विनय भाई रुकिए, प्रोफेसर रावल रुकिए जी, रुक जाइए। स्कूल या एक अस्पताल का एड्रेस। चलिए ठीक है, रुकिए सर, चर्चा कहीं और चली जाएगी, रुकिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, दो सवाल। पहला सवाल जो है वो विजेंद्र रेड्डी जी का है, आपने बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है, आप इसका जवाब दें, फिर दूसरा मैं पूछूंगा। देखिए जी, विजेंद्र रेड्डी जी क्या कहते हैं ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आपसे एक पत्रकार के नाते पूछूंगा, आपका भी, मैं पीछे ज्यादा नहीं ले जाऊंगा आपको। 20 साल से आपका भी पत्रकारिता में अनुभव हो रहा है, हरियाणा को 20 साल से कवर कर रहे हैं। मुझे विगत 20 सालों में 4 चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां होने वाला है। आप एक चुनाव बता दो जब भाजपा ने हमसे 1 महीना पहले हर बार सूची जारी की, हमारी तो इसी समाप्ति, जैसे 29 को नामांकन है तो 20 के आसपास, इससे पहले सुन लीजिए 2004 में वाजपेयी की सरकार थी, इनकी सूची पहले आई, हमारी तो वही ऐसे ही आई थी। 2009 में हमारी सरकार थी, इनकी सूची हमसे बहुत पहले आई थी, हमारी तो ऐसे ही आई थी। 2014 में भी जब हमारी ही सरकार थी, हमारी सूची तो ऐसे ही आई थी, इनकी हमसे बहुत पहले आ गई थी। 2019 में इनकी सरकार थी तो भाई इनकी सूची पहले आ गई थी, हमारी तब भी ऐसे ही आई थी। तो कोई बहुत बड़ा फर्क सूची का देर आने से या जल्दी आने से फर्क नहीं पड़ता, ये एक केवल एकेडमिक डिबेट का विषय है। सूची का बजाय पार्टी का कितना प्रभाव है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और विनय जी ने ठीक कहा, उम्मीदवार का प्रभाव 25% होता है, ये कटु सत्य है। बाकी 75% वोट पार्टी की तरफ से ही मिलती है। तो पार्टी का प्रचार जारी है। और दूसरा, जनता को भी पता है कि भाई कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार है, सबको पता है, 1 या 2 ही नाम है। ये कह देना वो चुनाव नहीं लड़ रहा, ये तो जुमलेबाजी की बात है। भाई अगर मैं जुमलेबाजी करूं तो भाई आपको तो कहां चुनना था। 3 तो आपने पहले उधार के ले रखे थे कांग्रेस के। मेरा सवाल, एक मिनट मैं आपका 1 सेकंड में जवाब, आपका सवाल लूंगा। 3 तो आपने पहले उधार ले रखे थे, 3 अब उधार ले लिए। बंतो जी को आपने टिकट दे दी, कटारिया साहब की वाइफ थी। खट्टर साहब को सीएम हटा दिया कंपनसेट करने के लिए, उनको टिकट दे दी। गुज्जर साहब की पहले एमपी थे, उनको टिकट दी। आपने केवल एक मोहनलाल बड़ोली का चुनाव करना था, नो टिकट, तो आपकी कोई टिकट ही नहीं। आपने क्या करना था, एक ही आदमी विद्रोही जी, अब आपका सवाल। हाँ, मैं सवाल पे आऊंगा। आपने कहा 2009, 14, 19 में कांग्रेस ने ये किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप चाहे 6 मई की सुबह को टिकट डिक्लेयर करें, उससे दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ कहा गया कि आने वाली है 5 दिन में आ रही है, 8 दिन में आ रही है, इसलिए चर्चा हो रही है। देखिए मैं नहीं, वो आपका अधिकार है, मैं ना चर्चा का कोई विरोध कर रहा, न मैं विपक्षी पार्टियों के तंज का कोई विरोध कर रहा। मैं केवल जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा था, मैं अपनी बताता हूं, आपसे मेरी पहली बार मैंने कहा 30 तक आ जाएगी। फिर हमारी पार्टी ने घोषणा ही कर दी थी सार्वजनिक रूप से कि भाई 31 तारीख को इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान में वो रैली है, उसके बाद हम करेंगे। 31 के बाद जो पहली मीटिंग हुई है वो 7 अप्रैल को हुई, वो तो रिकॉर्ड है आपका। सीईसी की जो पहली बैठक वो 7 अप्रैल को हुई है, और 7 अप्रैल को ही हरियाणा का इसे उसमें आया है, ये भी आपके सामने है। और वो इनक्लूसिव था, अधूरा रहा। और दूसरी फिर हमारी सीईसी मीटिंग 13 तारीख को हुई है, और 13 तारीख की मीटिंग में वो कमेटी बना दी थी, वो भी आपको पता है। और वो क्यों बनाई थी, कुछ सामाजिक समीकरण बिगड़ रहे थे, ठीक है, कि भाई अगर वहां से सीट देते हो तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप 2-2 नाम दे दो, ताकि अगर इस सीट पर हम इस उम्मीदवार को देते हैं तो इसको दे देंगे, इसको देंगे। तो वो सामाजिक समीकरण हमने सही कर दिए, और सामाजिक समीकरण सही कर वो हाईकमांड को दे दिया। अब क्योंकि चुनाव प्रचार भी चल रहा है बीच के अंदर, अब
आज वो शायद बैठक होनी थी, परंतु आज कोलार के अंदर मैंने बताया, मेरे को असत्य तो बोल नहीं रहा, सभा अभी खत्म हुई है, तो लेट नाइट तक आएंगे अपने खड़े के साथ, तो आज या कल में हो जाएगा। मतलब अब तो कोई चाहे या ना चाहे, आप कह रहे हैं कि अब मुझे इस विषय पर और डिबेट नहीं करनी पड़ेगी, ना कहीं नहीं करनी पड़ेगी, 2-3 दिन में हो जाएगा सारा। ठीक है। हाँ जी प्रोफेसर रावल क्या कह रहे हैं? देखिए, ये विद्रोही भी आमतौर पर जो है कई चीजें अपने क्रेडिबिलिटी पर ऐसी बोल देते हैं जो कि बाद में सत्य साबित होती है। मैं बताता रहता हूँ बार बार। देखिए, 2 अप्रैल 2004 को सोनिया गांधी जी ने अंबाला के अंदर कुमारी शैलजा जी को इंट्रोड्यूस करवाया था, ये बोलकर कुमारी शैलजा आई है, नई रोशनी लाई है। 2004 में सबसे पहला उम्मीदवार अगर बड़ी पार्टियों में किसी ने घोषित किए थे तो कांग्रेस ने किए थे। नतीजतन तो सर ये बता दें चुनाव कब हुआ था? 2004 में सर चुनाव हुआ था, 19 अप्रैल को आसपास चुनाव हुआ था। आप ये भी बता दें साहब। आपने हमसे पहले मार्च के अंदर जो है कुमारी शैलजा समेत सभी 10 के 10 उम्मीदवार। तो सर अप्रैल में चुनाव हो गया था, उस समय अप्रैल में चुनाव हुआ था। अच्छा रुक अधूरी बात मत बताए, ये भी बताए ना, मैं कर देता हूँ। उस समय अप्रैल में चुनाव था। मेरा आर्ग्यूमेंट डिफिट नहीं होगा, ये पूरी करने के बाद भी मेरा आर्ग्यूमेंट वहीं की वहीं रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं, तो अप्रैल 19 का चुनाव था 2004 में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने पहले उम्मीदवार 2004 में घोषित किए थे। 2009 में तो हमने बिल्कुल एट द ब्रिंक इसलिए किए थे क्योंकि हमारा गठबंधन था इनेलो के साथ, तब भी आपने हमसे पहले उम्मीदवार किए थे घोषित। इसका नतीजा क्या निकला था? आप दोनों बार 9 सीट जीत कर आए। 2014 तक आते आते आपको पता चल गया था हरियाणा की जनता का मूड क्या है, इसलिए उसके बाद से आपके यहाँ उम्मीदवारों का क्रंच रहता है और कोई जो है हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। हम सब जानते हैं इस बात को। इस कारण से जो है आपके यहाँ पर देरी होती रही है। 14 में भी हुई, 19 में भी हुई और अब 24 में भी हो रही है। 14 में भी जो रिजल्ट आए, 19 में उससे बेहतर रिजल्ट आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और 24 में आप देख रहे हैं कि उससे भी प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की है। और उसके कारण ही आपके शीर्ष नेता सिर्फ हरियाणा में नहीं चुनाव से भाग रहे। सिर्फ ये नहीं कि दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सब लोग चुनाव से भाग रहे। केवल ऐसा नहीं है, देश भर का फिनोमिना है ये। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुकी हैं। अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वायनाड का आखिरी वोट 19 तारीख को ना गिर जाए। आप स्थिति देखिए इस चीजों को, इन कुछ चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखिए। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि भाई जब आप अपने, मैं कहता हूं अगर आपके पास उम्मीदवार नहीं है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल की वो बुरी स्थिति है इस टाइम कि इंडियन नेशनल लोकदल को प्रदेश अध्यक्ष भी बाहर का बुलाकर लाना पड़ा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ज्वाइनिंग करवा रहे थे उसी में उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया और बोला अब जिस व्यक्ति को अभी ज्वाइन करवा रहे हैं इसी के नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ेंगे। रामपाल माजरा जी की बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? क्योंकि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं बची है, इसी कारण से उम्मीदवार नहीं बचे हैं। अब घरों में लोगों के जा रहे हैं कि आपको हम उम्मीदवार बना देते हैं, लेकिन उम्मीदवार बनने को कोई तैयार नहीं है। तो जिस तरह से अब क्या करेंगे? ठीक है रावल साहब। घर वाले, वरुण जी जरा सा पूरा कर रहा हूँ, मेरी आर्ग्यूमेंट पूरा हो जाएगा। इनका फिर ये कहां से लेकर आ रहे हैं? जो घर घर के लोग हैं उनको कहो यार तुम तो चुनाव लड़ लो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो चुनाव लड़ लो। हारे तो पिछली बार भी थे परिवार वाले इनके, कांग्रेस का भी वही बुरा हाल था, इंडियन नेशनल। तो इसलिए अब तक परिवार वालों को बड़ी मसा से जुटा पाए। एक ये उधार की बात का जल्दी से जवाब ले लीजिए। उधार की जहां तक बात है, वेद प्रकाश जी इसको व्यक्तिगत न मानिएगा, लेकिन आपका बैकग्राउंड खुद का कांग्रेसी बैकग्राउंड नहीं है, खुद का भी आपका, आप कहीं और बैकग्राउंड से, जनता दल के बैकग्राउंड से आप हैं, खुद आपने बताया, 20 बार बताया। तो जिन लोगों को 3-3, 4-4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लड़ने हो गए, मसलन राव इंद्रजीत जी, धर्मवीर जी, उनको कब आप बोलना बंद करेंगे? उधार के कब तक बोलते रहेंगे? और आप कब आप उधार से नगद कब हो गए, ये भी बताते जाइए। क्या पैरामीटर है उधार वाला? यहाँ पर जो विनय यादव जी बैठे हैं, इनका जो उम्मीदवार है वो हरियाणा का प्रभारी बनना था तो कौन? सुशील गुप्ता। हरियाणा का फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना था कौन? सुशील गुप्ता। एक उम्मीदवार है, उसको कहा किसको लड़वाया? सुशील गुप्ता। अब ये सुशील गुप्ता जो है, जिनके बारे में इतनी चर्चा हो गई, इनका ये कौन है? ये क्या आम आदमी पार्टी के हैं क्या? नहीं है, ये तो कांग्रेस के एमसी का चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर आए थे 2016-17 में, और ये बोर्ड लगाया करते थे दिल्ली भर में। मैं दिखा देता हूँ आपके यहाँ पर खोलकर कि ये कहते थे केजरीवाल 854 करोड़ का ये है, नाम पढ़ लीजिए। ये दिल्ली के अंदर लगा हुआ बोर्ड है,
वसूली दिवस का इन्होंने वो लगाया हुआ है, अगर पढ़ पा रहे हैं तो जी। नीचे सुशील गुप्ता पहला नाम है, सुशील गुप्ता पहला नाम है। तो ये क्या उधार के नहीं है? और इन पर ये वो सुशील गुप्ता है जो 2016-17 तक 17 से 24 अक्टूबर को तो ये वसूली दिवस 854 करोड़ की जनता की कमाई केजरीवाल ने अपने प्रचार में लुटाई, ये लगा रहे हैं, ये वही सुशील गुप्ता जो है। चले सर, आज इनका पार्टी के अंदर सब कुछ है। जैसे अभी हमने प्रचार की देखी भाई साहब, रावल साहब, बहुत डिटेल हो गई। केजरीवाल के अलावा देश में कोई नहीं है इनके पास व्यक्ति, और सुशील गुप्ता के अलावा हरियाणा में कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये स्थितियां स्पष्ट है, ये डरे हुए लोग। जी विजेंद्र रेड्डी जी जल्दी से। हाँ देखिए, हमारे साथी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर कहा कि इन्होंने बाहर का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। चौधरी रामपाल जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में, परिवहन मंत्री रहे, और पहले भी अनेक युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अब भी पार्टी टूटने के बाद भी रामपाल माजरा जी हमेशा अभय सिंह चौटाला के साथ रहे हैं, चुनाव में मदद करने का काम किया, हर हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का काम करते थे। उनको बाहर का कहना मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बिल्कुल भी बाहर के नहीं थे, हमारे अपने आदमी थे। अगर बाहर का कोई है तो चौधरी रणजीत चौटाला जी हैं, जिनको इन्होंने वो एक निर्दलीय आदमी थे, निर्दलीय विधायक थे, और उनको पार्टी ज्वाइन करके तुरंत हिसार का उम्मीदवार बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, बाहर का व्यक्ति यदि कोई है तो विदु जी नवीन जिंदल है, जिनको 646 करोड़ रुपया भी देना पड़ा, पार्टी भी ज्वाइन करनी पड़ी, और उसके बाद अब चुनाव भी उनको लड़ना पड़ रहा है। और यदि बाहर का कोई व्यक्ति है विदु राव जी, तो अशोक तंवर है, जिनको आपने पार्टी ज्वाइन भी करवाया और शिक्षा से आप चुनाव भी लड़वाते हो। यदि कोई बाहर का व्यक्ति कह सकते हैं तो हम भव्य बिश्नोई को कह सकते हैं, जिनको आपने बाई इलेक्शन लड़वाने का काम किया, पार्टी ज्वाइन भी करवाई और बाई इलेक्शन भी करवा, चुनाव भी लड़वाने का काम किया। जिनके घर शीशे के हैं उनको दूसरों के चाहिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की आपने। नहीं होते थे, मत छोड़िए मुझे, मैं पूर्णा राम को आपका, और आप जो है ना खा रहे हो वो खा लिया जितने दिन खाना था, अब आगे आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, विनय यादव जल्दी से। जी देखिए, प्रोफेसर साहब ने एक दो बातें कही। जो पहले इनका वक्तव्य था तब कहा कि विपक्ष घबराया हुआ है। देखिए, विपक्ष घबराया हुआ है, लेकिन आपकी बात में विरोधाभास है। आप टिकट देते हैं लगाया भ्रष्टाचार का, अब उनको टिकट देते हो, तो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास, देखिए उधार लेने में कोई बुराई नहीं है, उधार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई जब मोदी जी के नाम पे इतनी प्रचंड लहर है, उसके बाद भी आपको 70,000 करोड़ के आरोपी नवीन जिंदल जी को टिकट देनी पड़ी। अब बताइए क्या मजबूरी। आपने कहा कि हमारे पास कोई नेता नहीं है। देखिए, हमें पार्टी है, दो और हमने आम आदमी को टिकट दिया और आम आदमी जीता है। आम आदमी ने मुख्यमंत्री दिल्ली के तो हमें बड़े चेहरों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आम आदमी जनता ही हमारे नेता है। हम आम आदमी कोई टिकट नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं और हरियाणा में सिर्फ सुशील गुप्ता जी हैं, तो भाई हमारे लिए तो आम आदमी ही नेता है, हमें बड़े चेहरों की कोई जरूरत नहीं है। हम काम कर रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में, घबराई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार घबराई हुई है, जो अरविंद जी को जेल में डाल दिया। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी चलिए सर, समय नहीं है मेरे पास, मेरे को टाइम देना, रुक जाइए, समय नहीं है, समय खत्म हो गया। विद्रोही जी, उम्मीद करूं मैं आपसे कि दोबारा तो डिबेट नहीं करनी पड़ेगी ये वाली। मैं आशा करता हूं कि कॉन्फिडेंस से बोलिए। नहीं सर, जैसे आपने कहा 1-2 दिन में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 1 से 3 दिन बाद तक। चलो, 1 से रेंज बढ़ के 3 दिन हो गई ना। नहीं सर, मैंने सर क्या कहा था कि आज आएंगे, हाँ। कल डिस्कशन होगी तो आज हो गया, कल हो गया, परसों तक। ठीक है, मतलब ये 3 दिन हो गए ना। अच्छा, परसों तक नहीं आई फिर तो कर लेना चर्चा। कैंडिडेट फाइनल नहीं होंगे। हाँ, फिर कर लेना, फिर कर ले, परसों तक की ग्रेस है।
फिर आपको हाँ कह नहीं, कल नहीं करूंगा, परसों तक की ग्रेस है। 25 अप्रैल तक परसों भी मत करना। अच्छा, परसों भी नहीं करें? नहीं होने हैं। चलिए ठीक है। परसों तक आएगी ना, परसों तक है, परसों तक आने की कहा है। तो हो सकता है आप डिबेट करो तो उससे 1 घंटा पहले आ जाए, 1 घंटा बाद आ जाए, चलिए, ठीक है। परसों तक मत करना। चलिए, परसों तक नहीं करेंगे भाई, ये मेरा वादा रहा विद्रोही जी से। कुछ हलचल होगी तो जरूर करेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।